चलिए, धन्यवाद धन्यवाद कमल भाई। जी आपका स्पीकर ऑफ है। जी जी। ये तो बहुत कठिन सवाल है कि साहित्य, संस्कृति और भाषा का संबंध क्या है। जी। तो भाषा का अर्थ होता है प्रकाश। औपनिषदिक चेतना बहुत साफ कहती है, न सूर्यो भांति न चंद्र तारकौ नेमा विद्युतो भांति कुतो वयम मग्न तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वह जब चेतना प्रकाशित होती है तो उसके प्रकाश में सभी प्रकाशित होते हैं। तो भाषा सिर्फ शाब्दिक नहीं होती है, भाषा अर्थ का प्रकटीकरण है। बहुत सुंदर। केवल शब्द भाषा नहीं होते हैं, फिर तो ध्वनि और भाषा के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हर खड़खड़ाहट घड़घड़ाहट को भाषा मानना पड़ेगा। भाषा सृजनात्मक दृष्टि से अर्थ की अभिव्यक्ति है। हमेशा जब अर्थ भाषा के माध्यम से प्रकाशित होता है, ज्ञापित होता है, बताया जाता है, तो वह एक नया सृजन कर रहा होता है। उसमें सृजन किसका होता है? तो संस्कृति ही सृजित होती है। कल्चुरा से कल्चर बनता है, उगने से। जो उगता है सृजित होता है सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से। जो प्राकृत है उसमें जब मनुष्य सचेत हस्तक्षेप करता है, अनजाने में नहीं होता है, उसमें बौद्धिक और भावात्मक व्यापार होता है। उस बौद्धिक और भावात्मक व्यापार के द्वारा जो प्रकृति है, प्रदत्त संसार है, उस संसार को सचेत हस्तक्षेप के द्वारा अपने जब कुछ और बेहतर बनाता है और मानवीय बनाता है, भाव को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। यानी बाहर प्रकृति में जो हमारा संघात हो रहा है, प्रकृति के साथ संवाद हो रहा है, संघात और संवाद की जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को जब भाषा के रूप में अभिव्यक्त करता है और यह निरंतरता में चलता है, तो उस निरंतरता से संस्कृति उत्पन्न होती है। और यह निरंतरता में चलने का व्यापार साहित्य के बिना संभव नहीं है। साहित्य वस्तुतः संस्कृति की विविध माध्यमों से अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं आजकल महाराष्ट्र में हूं, विदर्भ में हूं जी। विदर्भी रीति के वैसे विशेषज्ञ तो आनंदवर्धन जी हैं। मैं तो कर्कश तर्क का विद्यार्थी हूँ। नहीं, लेकिन जो अभी आपने बताया वो मतलब इतने सरल में आपने इतनी कठिन, जो आपने कहा बड़ा कठिन सवाल है, आपने उसको कितना सरल कह दिया कि अगर खड़खड़ाहट गड़गड़ाहट जो चीजें होती हैं, तो अगर खाली शब्दों की बात करें और वही भाषा बन जाए तो सारी की सारी भाषाएं। तो उसमें आपने चेतना को जोड़ा और चेतना के साथ जब निरंतरता को जोड़ा तो उसको संस्कृति की तरफ ले गए और वो निरंतरता को वही इंदु जी, वही मैं कह रहा हूं कि मैं आजकल विदर्भ में काम करता हूं। मराठी में साहित्य शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के उन सामग्रियों के लिए है जो किसी कार्य के प्रयोजन में प्रयुक्त होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वस्तुतः साहित्य का मतलब ही यही है, उसकी उपकारक भूमिका है संस्कृति के निर्मित में। क्या बात है। वो निमित्त कारण तो नहीं है संस्कृतियों की निर्मित का, लेकिन इस ढंग का उपकारक है कि यदि वो नहीं होगा तो संस्कृति निर्मित नहीं होगी। इसको और आसानी से समझना हो तो साहित्य की भूमिका किस रूप में इसको समझें
तो ये गोरे लोग दुनिया में जहां जहां गए वहां कोई भाषा तो रही होगी, सही है कोई उपासना प्रणाली रही होगी, जी, कोई आस्था विधि रही होगी, कोई उनका सांस्कृतिक जीवन रहा होगा, किसी विशिष्ट प्रकार से वो आमोद प्रमोद कर रहे होंगे, लेकिन वो कहां चले गए सब, आज दिखते नहीं है। अफ्रीकी देशों की भाषा मिट गई, लैटिन अमेरिकी देशों की भाषा मिट गई, उनकी जीवन की जो संस्कृति थी वो संस्कृति समाप्त हो गई, एकरस हो गई उनकी दुनिया। वो क्यों हुआ? तो यह साहित्य जो नहीं रहा, यह साहित्य नहीं था उनके पास, साहित्य नहीं रहा उनका। उनके पास साहित्य का वह भंडार था ही नहीं पहले भी। जीवन तो था, जीवन जीने का सलीका और तरीका तो था, लेकिन यह जीवन जीने के सलीके और उसके द्वारा निर्मित होने वाले अनुभव और प्रक्रियाएं साहित्य के द्वारा अभिव्यंजित नहीं हुई थी और संरक्षित भी नहीं हुई थी। तो साहित्य के माध्यम से, वो अभिव्यक्ति का कोई भी माध्यम, वो गीत होगा, कविता होगी, या मेरे तरह कर्कश तर्क वाली गद्य विधा होगी। अब गद्य विधा के बहुत सारे विकास हुए हैं, लेकिन मूल रूप से गद्य विधा को बहुत कोमल भावों को व्यक्त करने के लिए सफल नहीं माना गया है। इन तीनों की अभिव्यक्ति की विधा और इसके माध्यम से नए संसार के सृजन की, मानसी संसार के सृजन की, और उस मानसी संसार के सृजन में अपने आसपास के परिवेश के सहभाग की यदि प्रक्रिया नहीं बनती है तो कालजयी साहित्य निर्मित नहीं होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। वही जिंदा रहती हैं जिनमें काल जयी साहित्य जिंदा रहता है। फिर इसको और आसानी से देखना हो तो कैसे देखेंगे? कैरेबियन द्वीप समूह को देखें, वहां भी गोरे लोगों ने कम उत्पात नहीं मचाया था। उनकी भी सभ्यता, उस द्वीप समूह की सभ्यता को, जीवन प्रणाली को काफी नष्ट किया था। जो गिरमिटिया गए उन कैरेबियन द्वीप समूहों में, वो साहित्य की एक कालजयी कृति को अपने कंठ में लेकर के गए थे। तुलसी की रामचरितमानस जी, और उस एक रामचरितमानस के आधार पर वो गुयाना हो चाहे मॉरिशस हो, वो फिजी हो चाहे सूरीनाम हो, उन्होंने फिर से अपने अपने हिस्से का भारत विशिष्ट सांस्कृतिक अभितान रचते हुए बना दिया। इसलिए संस्कृति मनुष्य का प्रकृति पर किया गया एक सचेत चैतसिक हस्तक्षेप है, एक चेतन व्यापार है, जो लंबे समय से चलने के साथ एक विशिष्ट प्रकार की जीवन प्रणाली को, विशिष्ट प्रकार की बोध प्रणाली को, आस्था प्रणाली को निर्मित करता है। उस आस्था प्रणाली और बोध प्रणाली को शब्द और अर्थ के संबंधों के आधार पर अन्यतर पीढ़ी को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भाषा है, और उस भाषा के माध्यम से उसे अमर बनाने का, अमरत्व प्रदान करने का, कालजयी बनाने की क्रिया साहित्य का सृजन व्यापार है। अब इसको मैं कहता हूं तो यह भारतीय चेतना में शुरू से रहा है। क्या बात है। तो मैं इसको कैसे रहा है सिर्फ ये बता करके बात को पूरी कर रहा हूं। जरूर जरूर बोलिए। वेद 4 हैं, फिर कहते हैं वेद 3 है। वास्तव में वेद 3 ही है, 3 ही वेद हैं, वो चौथा तो उसी का अंग है। तो देखा जाए तो बिल्कुल 3 वेद के नाम क्या है? ऋक, यजुर और साम। ऋक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कविता, इसलिए सूक्तबद्ध है। यजुर गद्य है, बिल्कुल। उसमें इंटरप्रिटेशन होता है, सृजन कम होता है, व्याख्या ज्यादा होती है, थोड़ा कर्कश हो जाता है। और तीसरा साम है, गीत गायन, मनुष्य के समस्त प्रकार के अनुभवों की अभिव्यक्ति का इसके सिवाय तीसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भारत में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने की दृष्टि से और रूपायित करने की दृष्टि से
वेद मूलकता का जो विचार है, यह वेद मूलकता का विचार अभिव्यक्ति के, ज्ञान की अभिव्यक्ति के, बोध की अभिव्यक्ति के और अनुभूति के अभिव्यक्ति के भाषा के माध्यम से किए जाने वाले तीन ही संसाधन है। अब उसमें गीत तो विशिष्ट है, गान तो विशिष्ट है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं वेदानाम साम वेदो हम, इसलिए मैं वेदों में तो साम वेद हूं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अतः भाषा, संस्कृति और साहित्य, इनके बीच अंतर संबंध मात्र नहीं है, अविनाभाव संबंध है और अंततः तादात्म्य है। बहुत 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 सुंदर। तो जो सवाल था कि भाषा, संस्कृति और साहित्य तीनों के अंतर संबंध की बात, तो आपने तीनों को एक एक सीढ़ी पायदान चढ़ाते हुए बता दिया कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। तो निश्चित ही तीसरे पायदान पे चढ़ने के पहले पायदान पर चढ़ना होगा, दूसरे पायदान तक पहुंचना होगा, तब हम तीसरे पायदान की विशेषता और उन तीनों के संबंध को जान पाएंगे। और उन तीनों पायदान में भाषा, संस्कृति और साहित्य को आपने बहुत बहुत सुंदर ढंग से कहा है। तो मैं आनंद जी से अब ये नहीं पूछूंगी कि भाई संस्कृति और साहित्य एक दूसरे के कैसे पूरक हैं, क्योंकि इसका जो मैं सोच रही थी वो तो पूरी तरह से इन्होंने बता दिया है। तो मैं आपसे आनंद भाई ये जानना चाहूंगी कि क्या संस्कृतियों पर जो आधारित साहित्य है, जैसा कि इन्होंने बताया कि संस्कृतियों पर आधारित अगर साहित्य होता है और जहाँ का साहित्य होता है वही की संस्कृति विलुप्त भी नहीं होती है, तो क्या साहित्य उसको सत साहित्य कहेंगे? और लोक संस्कृति जो है, देखिए संस्कृति में भी दो बातें आती हैं, एक हमारी वैदिक संस्कृति है और एक लोक संस्कृति है। तो लोक संस्कृति के का जो वो है वो कितना साहित्य को प्रभावित करती है, ये दो बातें हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? धन्यवाद इंदु जी। सबसे पहले तो इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आभार, और मंच पर हमारे जितने वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, सम्माननीय शैल दीदी हैं इंग्लैंड से, कुमुद जी हैं दिल्ली से, हमारी अग्रजा मित्र भी हैं और बड़ी बहन भी हैं, प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी हैं, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के, और बहुत आरंभ जो आपने यहाँ पूर्व पीठिका दी जी। मुझे लगता है कि 80% बातें तो आपने उसमें समेट ली संस्कृति, साहित्य और भाषा को लेकर के। मुझे यहाँ गुप्त जी याद आते हैं जब वो कहते हैं कि जिसको न निज भाषा नहीं निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये बिल्कुल सही बात है कि भाषा एक ऐसा अवयव है, जब से सभ्यता की शुरुआत हुई, पहले वो सांकेतिक भाषा थी, फिर व्यवस्थित रूप से भाषा के रूप में उसने अपनी ध्वनियों के आधार पर जगह बनाई, और फिर उन ध्वनियों के बाद आगे बढ़ते हुए एक मुकम्मल, जिसको हम लिपि कहते हैं, लिपियों का निर्माण हुआ, और उसके बाद फिर मनुष्य धीरे धीरे सुसंस्कृत होता गया और साहित्य रचना करता चला गया। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि संस्कृति और साहित्य को अलग नहीं किया जा सकता। साहित्य संस्कृति का एक हिस्सा होता है किसी भी रूप में, और उसमें भी जो हम लोक की बात करते हैं तो देखिए पहले तो लोक आता है, उसके बाद शास्त्र की बात होती है। शुरुआत तो लोक से ही हुई, आज भी। अब वह जो हमारे यहाँ की वाचिक परंपरा थी लोक की, वह धीरे धीरे बहुत अब वाचिक नहीं रही। अब उसका बाकायदा लेखन हो रहा है, पुनर्लेखन हो रहा है, उसका संचयन हो रहा है, और उस दिशा में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी इस दिशा में बहुत काम कर रहा है। तो यह जो लोक है, आपने पहली जो बात कही कि सत साहित्य और संस्कृति, इन दोनों का जुड़ाव, बिल्कुल देखिए वही साहित्य सत साहित्य होगा, बल्कि इसको यूं कहें कि जो सुसंस्कृत होगा, जो मनुष्य को सुसंस्कृत बनाएगा, वही सत साहित्य होगा। बहुत सुंदर, वह साहित्य जो मनुष्य को में संस्कार का बीज वपन नहीं करता है, बीजारोपण नहीं करता है, वह सत साहित्य हो ही नहीं सकता है। और ऐसा भी साहित्य है जो मनुष्य को दिग्भ्रमित करता है, जो उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में उसे जाना ही नहीं चाहिए। और आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा, बल्कि प्रौढ़ होती पीढ़ी भी साहित्य के उस
वह जो सच्चिदानंद रूप है उससे शायद कहीं दूर है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सत्साहित्य तो वही है जो हमें सुसंस्कृत बनाए। तो इस दृष्टि से संस्कृति और साहित्य यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जो अच्छी संस्कृति होती है वह हमेशा अच्छे साहित्य को का संवहन करती है, और जो सत्साहित्य होता है वही सुसंस्कृत मनुष्य को बनाता है। ये तो हुई साहित्य या जी, सत्साहित्य और संस्कृति की बात। बिल्कुल। बात करें लोक की, हमारा तो जब आरंभ हुआ, चाहे हम अपनी भाषा जिसमें हम आज बातचीत कर रहे हैं ये एक मानक रूप, लेकिन इसका आरंभ कहाँ से हुआ? जब वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए, और अपभ्रंश की बहुत सारी शाखाएं निकली, और उसमें भी फिर हम हिंदी आ हिंदी गई। को उसी का एक विकसित रूप बिल्कुल, मानते बिल्कुल। हैं। तो जब हम आरंभिक हिंदी को देखें तो वह अवहट्ट तक जाती है। बल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, वहां से हाँ, शुरुआत होती है। बिल्कुल। और वहीं पर ये कहा गया, फिर विद्यापति ने कहा देसिल बैना जब सब जन मिठा। जी। तो जो देसिल बैना है, जिसको बाद में कबीर ने कहा कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नहीं, उस समय लोक की बात ज्यादा वो थी। लोग हाँ, लेकिन लोक धीरे भाषा धीरे थी धीरे सब। जब हिंदी का और आगे वह ब्रज आगे। और उसके अवधि तमाम सारे जो लोक रूप है, जो लोक बोलियां थी, आप देखें आज ब्रज केवल एक लोक बोली बन करके रह गई है, अवधि केवल एक लोक बोली है, उसका साहित्य। लेकिन जब हम मध्यकाल को देखते हैं तो सारा का सारा साहित्य ब्रज भाषा और अवधि भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल, इस बिल्कुल। रामचरितमानस की हम चर्चा करते हैं, अभी प्रोफेसर सुर शुक्ल को देखें, कबीर को ने देख बताया। मतलब जी, तुलसी को देखें, सारा ही सूर कबीर अवधि और तुलसी ब्रज और ऐसे मीरा को जितने भी देखें। हैं, मीरा बिल्कुल, बिल्कुल। सभी। सभी हैं तो मध्यकाल के। जिस जिस रामचरितमानस की चर्चा अभी रजनीश जी कर रहे थे, जी, जी, जी। सचमुच वह रामायण महारानी के रूप में प्रतिष्ठित है उन देशों जी, में जी। जो डायस्पोरिक देश हैं, जो बिल्कुल। प्रवासी भारतीय वहां गए, और उस लोक को उन्होंने बचाए रखा, उस बहाने उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। जी। तो बगैर उसके वहां जो मॉरिशस में मैं जानता हूँ, अनेक बार मेरा वहां जाना हुआ, वहां आज भी बैठका प्रचलित है, और उन बैठकों में यह चर्चा हुआ करती थी, जो साहित्य चर्चा थी, जो लोक के साहित्य की चर्चा थी, क्योंकि वे लोग जो गए थे वो अपने साथ लोक की संपदा को लेकर के गए थे, और वह वाचिक परंपरा थी, और वह उनके जीने का आधार थी, उनके जीवन का आधार थी। आप देखें तुलसी ने और तो जो कुछ लिखा लिखा, लोक से सीधे वो उठाते हैं सोहर को, जो एक बहुत हाँ, बहुत प्रचलित लोकप्रिय है। विधा है, प्रचलित विधा और है। रामलला नहछु, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा उस लोक की एक विधा का इस्तेमाल व्यवहार किया। बिल्कुल। तो लोग तो तब से लेकर के आदिकाल से लेके मध्यकाल उनसे होते हुए आज तक हमें लगातार प्रभावित कर रहा है। अब लोक की बहुत सारी अलग अलग कोटियां हैं, स्थानीयता जो है वो भी लोक में आता है। आप देखेंगे, जो अब मैं चूंकि बनारस के यहाँ इस मंच पर मैं देख रहा हूँ कि बोलने वालों में 3 लोग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जी। शैल दीदी हैं, रजनीश जी हैं, और मैं हूँ। हम तीनों जी। बनारस के। जी, जी, जी। तो ठीक है, अलग अलग जगहों पर हम बैठे हुए हैं। शैल दीदी यूके में हैं, मैं इस समय बल्गेरिया में हूँ। और मैं आपको ये बताऊं कि यह जो लोक है, जिस जगह का व्यक्ति होता है, उसके लेखन में उस लोक की शब्दावली हमेशा रहती है, उसकी बोलचाल में उस लोक की शब्दावली हमेशा रहती है, उसकी अभिव्यक्तियों में लोक की शब्दावली होती है, तो उससे वो परे नहीं है। और जहां तक मैं कुमुद जी की बात जानता हूँ, कुमुद जी का भी बनारस खूब आना जाना हुआ है, और जी। बनारस से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कुमुद जी का सीधे सीधे संपर्क बनारस से आगे बलिया से है। तो कुमुद में भी वो बात, वहां की वो जो पूर्वांचल की संस्कृति है वो भी आती है। तो एक तरीके से हम सब एक क्षेत्रीय मंच से हो गए हैं। लेकिन बिल्कुल। और यह अभी और लोग जो लोक, जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रचना शर्मा, शैलेंद्र कुमार जी, ये सब भी जी 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 बनारस के जी, ही हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप सुषमा से। सिंह जी, यस। जी, जी। तो वह जो शब्दावली है, जी, जी। वह जो स्थानीयता लिए हुए शब्दावली है, वह जो अभिव्यक्ति की शब्दावली है, वह जो लोक और स्थानीय संस्कृति है, हम जी, उससे परे हो ही नहीं सकते। चाहे कहीं किसी धरती पर रहेंगे, देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, काहू भेष में रहेंगे,
प्रभु रावरे कहाएंगे। हम तो वहीं के हैं, किसी भी देश में रहें, किसी परिवेश में रहें, किसी भेष में रहें, हम तो वहीं के हैं। तो लोक से हम सब आप्लावित हैं, जो जहां का है। आप रेणु के साहित्य को देखिए और लगता है कि वह उनका तो पूरा स्थानीय लिए साहित्य हुए ही हैं, लोक लेकिन पर है। बिल्कुल हाँ, वो पूरा व्यापक है। लेकिन पूरा प्रेमचंद को आप व्यापक सब। देखें, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, उनमें भी लोक आता है। हाँ हाँ, उनमें भी वह पूरा का पूरा अंचल विशेष, वह परिवेश जागृत होता है। जब भारतेंदु हम हरिश्चंद्र में देखें तो उनमें भारतेंदु भी हरिश्चंद्र को अगर देखें, शुरुआती दौर देखें तो बिल्कुल बिल्कुल, जी और जी। भारतेंदु जी ने तो उस लोक गायन की शैली को अपनी रचनात्मकता में पूरी तरह रचाया बसाया। रचाया बसाया जी, बिल्कुल। आप उनके नाटकों को देखें, हैं? जी। देखी तुमरी काशी लोगों, देखी तुमरी काशी। हम्म। प्रेम जोगिनी में वो लिखते हैं, आधी काशी भाड़ भड़रिया, लुच्चे और सन्यासी। अब वो व्यंग्य में उन्होंने लिखा, बाद में आगे फिर पूरी काशी का वर्णन करते हैं कि घाट जाए तो गंगा पुत्र नोचे दे गल फांसी। या फिर जब वो अंधेर नगरी में कहते हैं कि चना बेचने वाला हो चाहे चूरन बेचने वाला हो, वो सब वहां की गीतों को गाते हैं लोग। आज भी आप बनारस कभी जाएं, मैं नहीं हाँ, जानता गाते हैं, आपका बिल्कुल बनारस आपका बिल्कुल। या नहीं, तो गलियों में अभी भी जो चना बेचने वाले हैं, वो उन्हीं गीतों का व्यवहार करते हैं। चना जोर गरम बाबू, बिहार में भी वह करते लाया हैं, मजेदार। जी पटना जी में भी वही है। जी। मैं पटना से तो हूँ। जी जी, तो आप देखें कि लोक से तो हमारा साहित्य बिल्कुल अलग है ही नहीं। अलग वह नहीं। लोक से रस ग्रहण करता है। जी बिल्कुल उसकी बिल्कुल। जितनी भावाभिव्यक्ति है, वह उसी लोक भूमि से आती है। आप बहुत सुंदर। पढ़ें पंडित विद्यानिवास मिश्र जी को, और उनके जितने ललित निबंध हैं, वह एक ओर तो पूरी शास्त्रीय परंपरा से ओतप्रोत है, और दूसरी ओर लोक उनमें इतनी गहराई से आता है कि उनको पढ़ते समय लगता है कि हम एक अलग भावभूमि पर पहुंच गए हैं। चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सिल पहुंचाई हो, चाहे मेरे राम का मुकुट भीग रहा हो, या चितवन की छां हो, या जो भी जितने भी उनके निबंध हैं, ललित बिल्कुल निबंध हैं, वे सारे के सारे लोक से ही जुड़े हुए हैं। तो लोक की उपस्थिति तो हमारे हर साहित्य में, हर प्रकार के साहित्य में है, और हम उससे बच सकते नहीं अगर हमको सचमुच सत साहित्य लिखना है। सत तो साहित्य लिखना है। लोक हमारे उस मनोभाव से जुड़ा रहेगा। हमारी संवेदनाओं में कहीं इतना अंतर्भुक्त है कि आप देखें ना, बातचीत करते समय आप चाहे कहीं भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो हिंदी ही बोल रहा है, लेकिन आप उससे केवल उसके बोलने की जो उतार चढ़ाव है, जो टोन है, उससे आप कहेंगे अच्छा आप बिहार के हैं क्या, या बिल्कुल पटना के हैं क्या, या एकदम, मिथिला बिल्कुल के हैं बिल्कुल। क्या, बनारस के हैं क्या, या इलाहाबाद के हैं, या लखनऊ के। आप देखें कि अगल बगल के शहरों की भी शब्दावली बिल्कुल अलग अलग है, अभिव्यक्ति बिल्कुल का ढंग बिल्कुल। अलग है। तो लोक से हम बचे कहाँ, हम बच ही नहीं सकते। और साहित्य तो बिना लोक के साहित्य हो ही नहीं सकता। वह तभी साहित्य होगा जब उसमें लोक होगा, लोक का रसास्वाद होगा, लोक और की संस्कृति वह आ जाएगी, बिल्कुल। वह संस्कृति कहीं ना कहीं उसमें झलकेगी। बहुत 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 सही कहा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं कि जब तक सिर्फ रस पैदा करने वाला साहित्य साहित्य नहीं होता है, सिर्फ शब्द और अर्थ को जोड़ने वाला साहित्य साहित्य नहीं होता है, वो लोक के लिए उपयोगी होना चाहिए और उसमें लोक झलकना चाहिए। तो आप इस बारे में जैसे कि आपने बहुत विस्तृत तौर पर इसमें बताया, तो मैं सोच रही हूँ कि भाषा, साहित्य और संस्कृति के बारे में जानते-जानते हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो शैल दी आप बताएँ, और ये एक चर्चा है तो हम लोग सभी साथ में बोल सकते हैं, जो भी जब जो जिस बात पर बोलना चाहे। तो एक कि ये जो भारतीय संस्कृति, अब हम सीधी अपनी भारतीय संस्कृति पर आ जाते हैं। संस्कृति कहीं की भी हो, लेकिन आज हम भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति और हिंदी को लेकर बात कर रहे हैं। तो हमें ये बताएं कि भारतीय संस्कृति के जो जिन स्तंभों की बात करते हैं वो क्या हैं और कितने हैं, और किस तरह से आप उसको बता सकती हैं? रजनीश भाई की तरह मेरा भी मन कर रहा है कहने को कि कठिन प्रश्न है, पर मैं एक भारत प्रेमी और अब दुख के साथ भारतवंशी शब्द भी लगा रही हूँ, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा भारत में हूँ, पर फिर भी
आई थिंक शुरू के 20 साल में जितना मेरे बड़ों ने, मेरे शिक्षकों ने मेरे अंदर भारत की संस्कृति और जो मैंने खुद अपने स्वाध्याय से भारत की संस्कृति और भारत के दर्शन को समझा, उसके आधार पे मैं जो कुछ भी समझती हूँ वो आपके समक्ष रख रही हूँ। मेरे हिसाब से संस्कार, दर्शन और साहित्य तीनों समाज से ही निकलते हैं। बिल्कुल। तो जब हम भारत की संस्कृति और भारत के दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय समाज को भी समझना जरूरी होता है। और भाषा हो या संस्कृति, ये हमारे समाज विकसित हो या अविकसित, पारस्परिक संपर्क की पहली जरूरत जब आदमी शुरुआती दिनों में रहा होगा तो शायद संकेतों से बात करता हो, चित्र बनाता हो। उसके बाद उसने अपनी एक भाषा विकसित की होगी जिसमें वो अपनी जरूरतों को, अपने दुख दर्द को दूसरों के संग साझा कर सके। तो कहाँ का एक भौगोलिक समस्याएं क्या थी, वहाँ की जरूरतें क्या थी, उसके हिसाब से वहाँ की भाषा और संस्कृति विकसित हुई होगी। हमारा देश हरा भरा देश था, वहाँ पे सब कुछ था, तो वहाँ पे एक कृषि संस्कृति मेरे हिसाब से पहले विकसित हुई और उसी के आधार पे हमारी वैदिक संस्कृति भी आई, जो आपने कहा। मेरे हिसाब से भाषा, संस्कृति और साहित्य को हम कभी अलग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे से हम पानी में डंडा मार के कहें कि हमने पानी अलग कर दिया, हम इसे अलग कर ही नहीं सकते। जैसे कि पर एक बात हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे कि सभी आदमी की भाषा में हम कहते हैं कि वो गुर्रा रहा था, वो भौंक रहा था, वो दहाड़ रहा था, पर इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो बिल्ली, कुत्ता या शेर बन गया, वो आदमी ही रह जाता है। वैसे ही अगर हम कुछ भी अभिव्यक्त कर दें तो वो अभिव्यक्ति साहित्य नहीं बन जाती, वो अभिव्यक्ति संस्कृति नहीं बन जाती। संस्कृति और साहित्य के लिए उपयोगिता का होना जरूरी है, एक सच्चाई का होना जरूरी है, एक सौंदर्य का होना जरूरी है। बेसिकली हम अपने पुराने सिद्धांत सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ जाएं तो उन तीनों का होना बहुत जरूरी है। जैसे अनुभव व्यक्तिगत होते हैं वैसे ही अभिव्यक्ति भी। जितनी कहीं की सघन और सुसंस्कृत भाषा, उतना ही सुसंस्कृत व शिक्षित व देश और समाज होता है। और हमारा भारत इस मामले में किसी भी देश से कभी कम नहीं रहा है। हमारा बहुत पुराना बड़ा गौरवमय इतिहास है और हमें इस पे बहुत नाज भी है। ये बात दूसरी है कि भाषा ही साहित्य और संस्कृति की संवाहिनी है और संरक्षिका भी। तो एक तरह से जहां भाषा आदमी का डीएनए है, वो समाज का भी डीएनए है। हम भाषा, बहुत सुंदर बात है ना, हम उसके थ्रू सब कुछ जान सकते हैं। एकदम बिल्कुल। इसीलिए ऐसा होता है कि जब भी मैं, याद आ रहा है कि बनारस में ही कोई अधिवेशन चल रहा था जिसमें दलाई लामा बैठे हुए थे और चांस की बात थी कि हम भी वहां पे थे। तो उन्होंने एक चिंता व्यक्त की कि जब तिब्बत पे अटैक हुआ और तिब्बत को लिया गया, ये राजनीतिक विषय लाने नहीं चाहिए पर चूंकि इससे जुड़े हुए हैं तो मेरी जीभ पे आ गया तो मैं कह ही दे रही हूँ। तो उन्होंने हमारे सारे संस्कृत के ग्रंथों को खत्म करना शुरू कर दिया। तो वहां के जो दलाई लामास थे, माने जो मॉन्क थे, उनको मैं हिंदी का शब्द भूल, मैंथ लोग थे, वो उन किताबों को लेके, ग्रंथों को लेके भागे। सामने कह रहे थे होली की तरह उन्हें जलाया गया। माय गॉड। तो
तो यही करते हैं जब भी, अभी देखिए ईरान में भी नहीं, वो यही हुआ हमेशा होता रहा है, एक्चुअली है, देखा जाए तो इराक वो में भी हमेशा यही हुआ। होता रहा। इसी से हम किसी बिल्कुल। साहित्य का महत्व, ग्रंथों का महत्व समझ सकते हैं। और देखिए कहीं भी मारे जाते हैं तो सबसे पहले लोग विद्वानों को मारते हैं, कलाकारों को मारते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं ये अगली पीढ़ी को शिक्षित न कर ले। तो मेरे ख्याल से सुसंस्कृत, मर्यादित और उपयोगी भाषा ही साहित्य है। और बहुत जो सुंदर। संस्कृति का संरक्षण करे वही संस्कृति है। बहुत बहुत सुंदर। तो शैल दी ने जो बताया संस्कृति क्या और आज की जो भारत की स्थिति है उसमें जो भाषा की स्थिति है, तो मैं जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आज वैश्वीकरण हो चुका है। आज पहले वाली स्थिति नहीं रही कि हम छोटे छोटे से राज्यों में या छोटे छोटे से देश अलग अलग बैठे हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि समाज के लिए और मैं कहूँ कि संस्कृति के लिए भी बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं, भाषा के लिए। इनका अनम्यूट नहीं है, एक मिनट। अगर सब लोग अपने माइक म्यूट कर लेंगे तो थोड़ा ठीक से सुनाई भी सभी देगा। अपने अपने अनम्यूट कर लें प्लीज। तो इसमें जो हमारा जो विश्व में जो आज स्थिति बन रही है, वैसे में अगर हम भारत की भाषा और भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे लिए समाज में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, और आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से आज हिंदी को लेकर के जितनी बातें हो रही हैं, ये हिंदी पखवाड़ा है, जो हमें हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाना पड़ रहा है, जो हमारी अपनी राष्ट्रभाषा की स्थिति में है और हमारी मातृभाषा है, तो वो एक चिंता का विषय बनता है। तो इस चुनौतियों को आप किस तरह से देखती हैं और कैसे लगता है आपको कि नहीं एक देश की एक भाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इंदु जी, ये जब मंच बिल्कुल खुल गया है और आपने कहा कि बहुत सारे सवाल यहाँ आ चुके हैं, बहुत सारी बातें यहाँ हो चुकी हैं, तो जो भी जो कुछ कहना चाहे तो मैं भाषा, संस्कृति और साहित्य से जोड़ करके कुछ बातें बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगी, जो रजनीश जी की, आनंद जी की बातों से, शैल जी की बातों से निकल करके आई। कुछ बहुत ही उदाहरण मैं ऐसे रखना चाहूंगी आपके सामने, जिनका मुझे लगातार व्यावहारिक स्तर पर चुनौतियों की तरह उनका सामना करना पड़ता है। जब हम भाषा की बात करते हैं और हम कहते हैं कि भाषा हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, और भाषा के विकास का मतलब है एक मौलिक संस्कृति का विकास, एक मौलिक सभ्यता का विकास। भाषा केवल संप्रेषण नहीं है। हम ये बराबर मंचों से बोलते हैं। एक बार इसी तरह से मैंने एक वक्तव्य दिया और उसके बाद जब चाय पानी होता है, बीच में थोड़ा सा विराम होता है, तो एक युवा मेरे सामने आया और चुनौती की मुद्रा में उसने मुझसे कहा कि मैडम, आप कह रही थी कि भाषा संस्कृति होती है, लेकिन मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, तो क्या मैं सुसंस्कृत नहीं हूँ? आप ये स्पष्ट कीजिए कि भाषा कैसे संस्कृति है। मुझे नहीं समझ में आता कि भाषा कैसे संस्कृति है। मैं क्या सुसंस्कृत नहीं हूँ? उसका मतलब उसकी चिंता ये थी कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मुझे सुसंस्कृत नहीं समझा जाएगा। तो मैंने ये स्पष्ट किया, मैंने कहा देखिए, अंग्रेजी में आप बोलते हैं हाय, हेलो, तो और जब आप पिता से हाय हेलो बोलेंगे तो एक बराबरी का भाव उसमें आता है। तब जो हेलो हाय बोल सकता है, उसमें एक पिता की, जब हम बोलते हैं कि पाए लागी, चरण स्पर्श या नमस्कार के लिए हम हाथ जोड़ते हैं, तो हमारी संस्कृति में बड़ों के सामने जो एक विनम्रता का भाव है, एक शिष्टता का भाव है, वो अपने आप आता है। इस तरह से हमारी जो भाषा है वो हमारी संस्कृति है। तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि एक भाषा जो लोग बोलते हैं वो भाषा ही है जो उनके इर्द गिर्द एक घेरा खींच देती है, और वो जो घेरा है उसके भीतर उस बोलने वाले लोगों की पहचान सुरक्षित रहती है, क्योंकि भाषा किसी समूह के सांस्कृतिक प्रतीकों में जिंदा रहती है। ये तो हुआ कि भाषा और संस्कृति का रिश्ता क्या है। दूसरी चीज, जहां हम भाषा, संस्कृति और साहित्य को जोड़ते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि साहित्य का आधार क्या है? साहित्य का आधार भाषा है। और जब हम साहित्य में संस्कृति की बात करते हैं तो कहा गया है कि साहित्य संस्कृति का एंटीना है।
और साहित्य में संस्कृति की अभिव्यंजना के आप देखें तो बहुत सारे आयाम हैं। अगर आप भारतीय साहित्य पढ़ें, हिंदी साहित्य पढ़ें, मलयालम साहित्य पढ़ें या मराठी साहित्य पढ़ें, तो आप देखेंगे कि हमारी जो सांस्कृतिक छवियां हैं, उनके इतिहास को आप पूरी तरह से पढ़ सकते। और भारत के स्तर पर जो एक हमारा सृजनात्मक इतिहास रहा है लंबा, और तमाम भारतीय भाषाओं का, और अगर उसके बीच अगर आप एकता का कोई सूत्र तलाशना चाहेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको आपका सांस्कृतिक बोध ही मिलेगा। तो एक अखंडित संपूर्ण चेतना की संवाहिका जो भारतीय संस्कृति की, जो हम बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रही थी और हमारे वक्ता बोल रहे थे उसमें, तो एक भारतीय संस्कृति की जीवन धारा अगर आप देखें तो पूरे समूचे भारतीय साहित्य में अंकित है। और हमने भारतीयता के स्वरों की जो हमारे भीतर संवाद चेतना है, उसको हमने बराबर साहित्य के फलक पर बना करके रखा है। और जो हमारे भारतीय रचनाकार हैं, उनकी जो आत्मसजगता है वो अपने सांस्कृतिक अनुभवों से पुष्ट होती है, ये मैं कहना चाहूंगी। मुझे याद आ रहा है अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है जिसमें उन्होंने एक जगह कहा है कि कल्चर पेट्रोल की तरह जरूरी है जिसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। तो साहित्य की गाड़ी मित्रों संस्कृति के बिना नहीं चल सकती, उसके लिए बहुत जरूरी है। आगे मुझे याद आ रहे हैं बहुत सारे रचनाकार मुझे याद आ रहे हैं जिसको उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। आगे ने एक जगह लिखा है कि मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास एक सांस्कृतिक परंपरा है, हाँ, मेरे पास संवेदना है, बाकी तो सब शिल्प है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ जो मेरा सांस्कृतिक परंपरा का साझा है वो ये है कि मैं मूलतः भारतीय हूँ। तो ये बात मैं साहित्य भाषा और संस्कृति के संदर्भ में ये कहना चाह रही थी कि मैं रखूं यहाँ पर। अभी जो बात आपने पूछी मुझसे कि जो घुमंडलीकरण का दौर है और घुमंडलीकरण के दौर में साहित्य के सामने, भाषा के सामने तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं उस पर मैं बात करूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब घुमंडलीकरण की प्रक्रिया में हम शामिल हुए तो उस समय ये बात जरूर आई, बहुत सारे मंचों से बात आती थी कि जो घुमंडलीकरण है अगर उसका हम नारा देखें तो घुमंडलीकरण एक वर्चस्व की भाषा में बात करता है। और जो वर्चस्व की भाषा है वो घुमंडलीकरण का मतलब ही लोगों ने कहा जहां पर एक ही विश्व मानव होगा, एक ही विश्व संस्कृति होगी और एक ही विश्व भाषा होगी। ये चीज उभर करके सामने आई और जो एक विश्व भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। तो जाहिर है कि सबको ये चिंता हुई कि अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो हमारी तमाम भारतीय भाषाओं को और हमारी हिंदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और एक सवाल ये भी आया, एक चिंता ये भी आई कि जो तमाम यांत्रिक उपकरण उपलब्ध हुए हमें टेक्नोलॉजी से, हाई टेक्नोलॉजी से, उस प्रौद्योगिकी से, उसके साथ हमारी जो हिंदी है उसके साथ कदम ताल बिठा पाएगी कि नहीं बिठा पाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ये हिंदी की शक्ति थी, हिंदी की सामर्थ्य थी कि उसने इसी के बल पर जो नए यांत्रिक उपकरण उपलब्ध हुए उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठा लिया। और अगर आप देखें तो जिस इंटरनेट से हम डर रहे थे कि उस पर हिंदी कैसे चलेगी, उस इंटरनेट पर अब इस समय हिंदी दौड़ रही है बिल्कुल। जितना गूगल पे आप सर्च करिए आपको हिंदी में सामग्री मिलेगी, ब्लॉग जाइए तो हिंदी में आपको ब्लॉग मिलेंगे, ई पत्रिकाएं आपको हिंदी में मिलेंगी। अगर मैं मीडिया की बात करूं तो तमाम सारे चैनल आपको हिंदी में मिलेंगे। पहले जरूर अंग्रेजी के चैनल आए, आपके विज्ञापन अंग्रेजी में आए, लेकिन तुरंत जो संप्रेषण के सिद्धांत की होती है उसका एक नियम है। संप्रेषण के सिद्धांत की ये कहती है कि आपको जिस लक्ष्य समूह तक अपनी बात पहुंचानी है तो आपको उनके मुहावरों में उतरना पड़ेगा, आपको उनकी भाषा में उतरना पड़ेगा और यहाँ तक कि आपको उनकी संस्कृति में उतरना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक है। तो जो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई थी अपना बाजार लेकर के और विज्ञापन के जरिए वो बाजार पर कब्जा करना चाहती थी, सारे मीडिया संस्थानों की लड़ाई ये थी कि उनकी झोली में विज्ञापन की मलाई कितनी ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो पहले वो अंग्रेजी के चैनल शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे विज्ञापन बाजार को भी लगने लगा कि हिंदुस्तान का जो निम्न मध्य वर्ग है उसका बाजार भी बहुत बड़ा बाजार है, हमको उस बाजार पर कब्जा करना है। और उन्हें ये लगा कि नहीं, इसकी भाषा तो मातृभाषा जो स्थानीय भाषाएं वो है। तो जो अंग्रेजी में विज्ञापन आ रहे थे उन्हें लगा कि नहीं, हमें अपना माल बेचने के लिए हिंदी में उतरना पड़ेगा, स्थानीय भाषाओं में उतरना पड़ेगा, न केवल उतरना पड़ेगा बल्कि हमको यहाँ के मुहावरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
यहाँ की संस्कृति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप देखिए विज्ञापन आते हैं जिसमें राजस्थान का संगीत है, राजस्थान के वाद्य यंत्र है। पहले आपके सीरियल स्वाभिमान और जुनून आते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, बालिका वधू आ गया, नाना इस देश लाड़ो आ गया, हरियाणा की संस्कृति चली आई, राजस्थान की संस्कृति चली आई। ये बात अलग है कि उस संस्कृति में उन्होंने अपना जो माल है उसको बेचने का उन्होंने एक पूरा माहौल रच दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन वो विज्ञापन देने वाले विज्ञापन निर्माता हमारी भाषा में उतरे, हमारी संस्कृति में उतरे। एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, वो नाइकी के जूते बेचते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम है कि हिंदुस्तान का जो युवा है, हिंदुस्तान का जो किशोर है, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, नाइकी के जूते तो पहनेगा, लेकिन वो जब मंदिर में जाएगा तो उन जूतों को बाहर उतार करके जाएगा। तो अगर हमें उतरना है तो हमें कुछ मीठा हो जाए, इनके मुहावरे लेने होंगे, फिर आप उसमें चॉकलेट बेचिए। तो हमारी भाषा और हमारी संस्कृति, जो बाजारवाद है, इसमें भी उनकी विवशता है, हमारी भाषा और संस्कृति का व्यवहार करने की। इसलिए बाजारवाद से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उस बाजार को, हमारी भाषा को लेकर चलना होगा, हमारी संस्कृति के साथ उसको अपनी लय बैठाने की। और ये बहुत बड़ी, लोग कहते हैं कि बाजार की ताकत से हिंदी बढ़ रही है, मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी की ताकत से बाजार बढ़ रहा है। बाजार बढ़ रहा है, बहुत सही कहा आपने। कम से कम भारतीय बाजारों की अगर बात कहें तो हिंदी की ताकत से ही बाजार बढ़ रहा है। बहुत बहुत सही बात आपने कही है। तो इसका ये अर्थ अपने आप ये बात निकल कर आ जाती है कि भाषा की ताकत कितनी बड़ी है, और हमारी देश की भाषा हिंदी अगर है तो वह हिंदी कहीं नहीं जाने वाली। चाहे विश्व की भाषा, जो आपने कहा वर्चस्व भले ही अंग्रेजी चाहे ले ले, लेकिन अंग्रेजी को वर्चस्व हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। जो कि यहाँ पर इंदु जी मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक सवाल और भी किया था कि राजभाषा क्या एक होनी चाहिए। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, देखिए हम अगर भारत की मैं बात करूं तो हमारे पास एक अधिकार है, राजभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन विडंबना ये है कि हम राजभाषा की मर्यादा की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसके जो निर्धारित लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जब हिंदी की बात करते हैं, आपका जो मंच है, इस तरह के मंचों से अक्सर बात होती है, तो लगातार बहुत उत्साह के साथ, बहुत सकारात्मक एक सोच है हमारी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटल दुनिया में हिंदी बढ़ रही है, उनकी व्यवस्था है। लेकिन जब हम संख्या बल की बात करते हैं तो मेरा यहाँ पर एक निवेदन ये है कि संख्या बल से आप गौरवान्वित जरूर होइए, लेकिन संख्या बल किसी भी भाषा का वास्तविक उसकी प्रगति का या उसकी उन्नति का पैमाना नहीं है। आपकी भाषा के साथ आपका व्यवहार कैसा है और आप अपनी भाषा के साथ किस निष्ठा, स्वाभिमान के साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बराबर कहती हूँ कि हिंदी का या आपकी मातृभाषा का जो भारतीय भाषाएं हैं, उनका स्वाभिमान कभी आहत ना हो पाए, इसकी चिंता आपको बराबर करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शैल दी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि जो आज के समय की चुनौती है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम भारतीय होने के नाते भ्रमित न हो और विदेशी प्रभाव में पूरी तरह से डूब न जाएं। जैसा कि इन्होंने कहा, हर एक की एक अपनी पहचान होती है, हमारे शरीर का एक चेहरा होता है जिससे दूसरे हमें जानते हैं कि हम कौन हैं। और आज अगर इतने साल बाद भी, 74-75 साल बाद भी, हम उधार की भाषा को, अपनी भाषा, उस ऊपर लड़ रहे हैं, उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, ये मुद्दा होना ही हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम खुद में गौरव नहीं ले पाते। अपने को, अपनी रीढ़ की हड्डी छोड़ के, अपना चेहरा छोड़ के हम वो इतिहास याद रखना चाहते हैं, अपनी पीठ पे विक्रम के बेताल की तरह लादे रखना चाहते हैं, जो हमें खाली एक भ्रामक चक्रव्यूह में घुमा रहा है। इसको हम अपना मानसिक दिवालियापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमें एक रास्ता से तो बचाना ही है, जैसा कि अभी कुमुद जी ने भी कहा कि नहीं, वरना सभी लोग पिज्जा खाएंगे, पूरी दुनिया में बस सभी जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमेंगे, न वो हमारे बहुत तरह तरह के साड़ियों के रंग रह जाएंगे, न टेक्सचर रह जाएंगे, न वो पकवानों के स्वाद रह जाएंगे।
और मतलब बोला हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। हाँ, मैंने वो संस्कृति तो इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। जी तो जी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती अपनी अस्मिता को बचा के रखने की है, हमारी भाषा, संस्कृति और साहित्य तीनों की। तीसरी बात जो मुझे चुभती है वो अपनी भाषा की प्रांजलता। आज मैं देख रही हूँ कि हमारे लेखन में इतनी गालियां आ गई हैं, जैसे वही कुमुद अंग्रेजी जी ने में वो बात कही। बास्टर्ड एंड स्टूपिड, इस तरह के शब्दों का बाहुल्य में इस्तेमाल होता है। हमारे लोग उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के एकदम गिरे हुए शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये एक साहित्य है जो वो आगे की पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। तो ये कोई आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता वो है जो कि समय के संग चले, समय की जरूरत को समझे। खाली गिरे के संग गिरना या गिरे के सिर पे कूदना ही तो आधुनिकता नहीं। मैं बस यही कहना चाहती बहुत थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अह, रजनीश, हाँ आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे जी, कहिए। हाँ, अभी अभी जो चर्चा शैलदी ने की वो बिल्कुल जी बात जी सही है। आप जी देखें, अभिव्यक्ति की जब हम बात करते हैं और शब्दों और भाषा की बात करते हैं, जी तो जी। पहले अभी भी हम लोग जब कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो कहते हैं हे भगवान। हमारी बिल्कुल। अभिव्यक्ति ये है। और जो तथाकथित आधुनिक पीढ़ी है वो कहती है ओ शिट। आप देख लें भाषा कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। ये भी नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं। बहुत सही उसकी कहा। उसके अंदर की संवेदना को भी शायद वो नहीं जानते हैं। उन्होंने दूसरों को कहते ये तो बहुत, मैं उनकी भाषा का सभ्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। वो तो सही है। बहुत आगे जाके बहुत ही ऐसी शब्दावली का व्यवहार कर रहे हैं जो उचित नहीं है, कहीं से भी ग्राह्य नहीं है। तो वो भाषा के स्तर पे भी वह कहीं बहुत ही नीचे तक चले गए हैं और इस बात को बचाने की, उनको बताने की जरूरत है। हम चरण स्पर्श करते हैं, जिसकी बात अभी कुमुद जी कर रही थी। और आपको बताऊं, शायद दुनिया के तमाम सारे देशों में मुझे जाने का अवसर मिला है और मैंने देखा है और पाया है कि शायद भारत के प्रति जो सबका लगाव है वो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो सांस्कृतिकता है, उससे वो लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभावित नहीं होते हैं। जी वो अब आप देखिए कि पिछले 1-1.5 सालों में तो नमस्ते बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया, पैंडेमिक के ही बिल्कुल। कारण हाँ, से। अभी तो बहुत क्योंकि अब हाथ मिलाना लोग नहीं पसंद करते हैं और क्योंकि उसके दूसरे दिक्कतें हैं इस वजह से। लेकिन उसका लाभ भी हमें मिला है हम्म। और इन परंपराओं को पसंद करते हैं वो लोग। जब इस तरह की बातें होती हैं तो वो कहते हैं कि हाँ भाई, सचमुच आपकी संस्कृति हमें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है और इतना प्रभावित कर रही है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हों। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ वह पारिवारिक व्यवस्था बने। हम भी चाहते हैं कि आपकी परंपराओं की तरह हमारी परंपराएं, जो इन देशों में भी, शायद यूरोप में भी ये शायद थी पहले, और अब ये लोग उससे बहुत दूर हुए हैं। तो इससे बचने की जरूरत है। और फिर बात वहीं आती है कि हमारा जो कुछ श्रेष्ठ है वह दूसरों के लिए भी ग्राह्य है और वही शेष रहेगा, वही बचा रहेगा। वाह। तो मैं जी। बस इतना कहना चाह रहा था नहीं, जी। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही। और देखा जाए तो जो आपने जैसे हाथ मिलाने की बात अभी के, नमस्ते करने की बात कही, या हमारी जितनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, अगर हम उन परंपराओं की बात करते हैं तो मुझे लगा कि कुमुद जी ने एक भाषा के लिए जो बहुत अच्छी बात कही कि क्वांटिटी नहीं, मतलब ज्यादा लोग बोल रहे हैं वो बात नहीं है, कैसे बोल रहे हैं उसको किस तरह व्यवहार में ला रहे हैं वो बड़ी बात होती है। और हमारी सांस्कृतिक परंपरा में जो मैं देखती हूँ कि उसमें तब विज्ञान नहीं था, लेकिन इस तरह से प्रयोगशालाएं नहीं थी, लेकिन उनकी जो प्रयोगशालाएं हुआ करती थी ऋषियों की, वो उनका अपना क्षेत्र ही हुआ करता था, जिसमें वो सारी की सारी चीजें आज बड़े विज्ञान के ऊपर खरी भी उतर रही हैं। शायद इसीलिए यूरोप और अमेरिका सारा जो आप बोल रहे हैं कि वहां लोग इसलिए अपनाने के लिए भी उनको तैयार हैं। तो रजनीश जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो जो सवाल उठे हैं उनके साथ असहमत होने के लिए तो कोई जगह नहीं है, बिल्कुल। पर समीक्षा करते समय एक चीज की सावधानी की जरूरत है। जी। आधुनिकता निरंतर का नयापन नहीं है। आधुनिकता भी एक परंपरा है और बिल्कुल। उस परंपरागत समाज के दिन भी बीत चुके हैं।
और उस बीते हुए दिन के कारण से पूरे यूरोप में उत्तर आधुनिकता का, पोस्ट मॉडर्निटी का एक जो दौर प्रारंभ हुआ वो और कुछ नहीं था, फिर अपने मूल की ओर लौटने का अभियान था। बिल्कुल बिल्कुल। इसके विपरीत तो भारतीय संदर्भ में विचार किया जाए तो ये दोनों प्रकार के डिवीजन नहीं दिखते हैं। पुरातन और नवीन के बीच भेद नहीं है, और पुरातन होने से ही श्रेष्ठता नहीं है, व्यवहारिक होने से, प्रयोजन सिद्धि होने से और कल्याणकारी होने से पुरातन महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां शास्त्र की अवधारणा थोड़ी उलट है। यहां क्लासिक्स या शास्त्र लोक का अपलाप करके नहीं बनता है, लोक से उपजता है। लोक को फोक के संबंध में जब हम समझते हैं तो दिक्कत होती है। लोक का जो शब्द है, भाषा जो लोक के रूप में जो है, आलोचन पर्यंत, हमारी दृष्टि पर्यंत जो संसार ये फैला हुआ है, हमारे अनुभव पथ में जो आ रहा है, वो संपूर्ण संसार मिलकर के लोक बनता है। और जब हम भोग की बात करते हैं तो वह किसी कालखंड के मानवीय गतिविधियों का होता है। लोक कैसे समाता है भारत में शास्त्र में, फिर लौटना पड़ेगा बाबा तुलसीदास की ओर। जब वह राम का मानवीय चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं और सीता को तलाश रहा राम, हे खगन गहे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। लोक का संचयन करता है, लोक का संग्रह करता है, संवाद करता है अपने परिवेश के साथ, उससे लोक निर्मित होता है और उस लोक से ताकत निर्मित होती है। परंपराओं के रक्षण की, संस्कृति के परिष्कार की और एक मानवीय सभ्यता की निर्मित की। नहीं तो वो रावण की जो सभ्यता है वो क्लासिकल बहुत है, क्योंकि अपने कालखंड का सबसे बड़ा ज्ञानी तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो उसमें बात यही आती है कि सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ा है। तो इसलिए नहीं, इसलिए क्लासिकल होना, शास्त्रीय होना जी हमेशा श्रेष्ठ होना नहीं है। जी। कबीर का उदाहरण दिया अभी आनंद जी ने, तो उसमें संस्कृत का निषेध नहीं है, संस्कृत कूपजल है और भाषा बहता हुआ पानी है, तो ये संस्कृत का उसमें निषेध नहीं है। अंततः भाषा को संस्कारित होना पड़ता है, छनना होता है। बहता हुआ पानी धरती से छन के कुएं में आता है। सिर्फ एक ही अर्थ में लोक और शास्त्र को नहीं लिया जा सकता है। सर्वत्र लोक का अनुभव से शास्त्र निर्मित होता है। और फिर मैं विदर्भ की बात करूंगा। वैदर्भी रीति के कवि कालिदास तो चिल्ला चिल्ला के कह देते हैं कि पुराण मित्ते वन साधु सर्वम। नया होने से निंदनीय नहीं है, वह नया मनुष्य के लिए और मनुष्य के इस फैले हुए परिवेश के लिए यदि सार्थक, सगुण, संवेदनशील, बिल्कुल, दृष्टि का, संस्कृति का निर्माण करता है जी, तो वह स्वीकार्य है, ग्राह्य है। और पुराना होने के बाद भी यदि किसी मशक में दशकों पुराना पानी बंद है तो आवे जमजम हो या गंगा जल हो, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें विकृति तो आने वाली है। तो साहित्य की पूरी प्रक्रिया जो प्राकृत अनुभव है मनुष्य के, इनको संस्कारित करके सृजित करने की प्रक्रिया है। यह इस दिशा में बनती है तो संस्कृति निर्मित होती है। और अगर इस साहित्य का सचेत, सकारात्मक, संवेदनशील सहकार इस मानवीय प्रक्रिया को नहीं प्राप्त होता है तो वह विकृति की निर्मित करता है। केवल युक्ति से, केवल तर्क से, केवल पदों और संबंधों के विश्लेषण और संश्लेषण से, केवल वैज्ञानिक प्रविधि के आधार पर ज्ञान के विस्तार से एक यांत्रिक सभ्यता की तो निर्मित हो सकती है,
लेकिन सांस्कृतिक सब दृष्टि, सांस्कृतिक जीवन और संस्कृत मनुष्य की निर्मित नहीं हो सकती है। इसकी निर्मित सर्वदा साहित्य का बहुविध जो सृजन होता है उसके द्वारा होता है। साहित्य संस्कृतियों का प्राण तत्व है, अन्यथा संपूर्ण सौंदर्य बोध, रसबोध हमारे उंगलियों से इस संसार को पकड़ने में वैसे ही पूर्वों के बीच से, हमारी उंगलियों के बीच से निकल जाएगा, जिस प्रकार से पानी को इकट्ठा करने में वो पूर्वों के नीचे से चूक जाता है। वो तो संस्कृत साहित्य है जो संस्कृति को समेटता है, सहेजता है, परिष्कृत करता है, विकसित करता है और आने वाली पीढ़ी को अंतरित करता है। इसलिए सभ्यता के विकास के लिए विज्ञान और तकनीक का जो विकास है वह विकास तो मनुष्य के लिए अपरिहार्य है, और उसमें जो आधुनिकतम होता है वो श्रेष्ठ भी होता है, क्योंकि पुराने अनुभवों के आधार पर होता है। लेकिन उन सभ्यता और वस्तुओं के उपयोग के लिए जिस सांस्कृत मनुष्य की निर्मित करनी है, सचेत मनुष्य की निर्मित करनी है, संवेदनशील मनुष्य की निर्मित करनी है, वो नए और पुराने के भेद के साथ नहीं चलता है। बहुत आपने सही बात कही। उसमें तो कुछ मूल्य आते हैं, कुछ जीवन के ऐसे मूल्य आते हैं जो त्रिकाला बाधित होते हैं। वो भाषा बदलने के साथ भी नहीं बदलते हैं, अभिव्यक्ति के संसाधन बदलने के बाद भी नहीं बदलते हैं। और वही है जो भाषा और संस्कृति के बीच नित्यता, शाश्वतता, निरंतरता, परिष्कार और नवोन्मेष की संभावनाओं का बहुतर विस्तार करता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शैल दी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि विकास चाहे कितना भी हो जाए, और चाहे भाषा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, ये तीनों मेरी आंख में एक ही शरीर के भिन्न अंग हैं। इन तीनों के मूल में हमारी दया और परोपकार जैसे मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी है। बिना इनके न हम मानव को बचा पाएंगे, न उसके समाज को। बहुत साहित्य और संस्कृति तो बहुत दूर की बात है। जब तक हम दूसरों को अपने सा नहीं समझेंगे, दुनिया नहीं बदलेगी और हम ऐसे ही लड़ते मरते कटते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये बात आप एक छोटा सा इसमें सबमिशन करूंगा। सैलदी की बात कोई, सैलदी सही कह रही है, लेकिन दरअसल है क्या ना कि हमने ग्रोथ को विकास समझ लिया, वृद्धि को विकास समझ लिया। ग्रोथ इज द डिजीज। अब पैर फूल जाए, मोटे मोटे हो जाए तो हाथी पांव बीमारी है, वो विकास थोड़ी है पैर का। विकास तो सर्वांग होता है, समग्रता में होता है, सममिति में होता है, सामंजस्य में होता है। तो भौतिक और मानसिक, उसके साथ आत्मिक, इन तीनों की यानी नोइंग, विलिंग, फीलिंग, इन तीनों ही फैकल्टीज में, इन तीनों ही दृष्टियों से जब विकास होगा तो विकास है। एक तरफा होगा, चाहे वो केवल बौद्धिक विकास ही क्यों ना हो जाए और केवल हमारी भावनाओं का ही पारावार हो जाए और इतना बढ़ जाए कि फिर उनका अंत पाना मुश्किल हो, या केवल भौतिक विकास हो। एकांगिता में केवल वृद्धि होती है, वो विकास नहीं होता। विकास नहीं, पर आजकल तो सबका केंद्र बिंदु रजनीश भाई आर्थिक उस पे चला गया है पूरी दुनिया का। बाकी सब एकांगिता हो गई ना, इसीलिए हाँ नगण्य हो गया है, और हमारा भारत भी उसी तरफ दौड़ रहा है, जिसको देख के कभी कभी थोड़ा दुख होता है। आप क्या कहना चाहेंगे आनंद जी इस बारे में? विकास के मायने हम लोगों ने ठीक दिशा में नहीं किए ना। हमने वृद्धि को इमिटेट करने को, नकल करने को, जी, हर
सांस्कृतिक समूह का कुछ प्राण तत्व है, स्पिरिट है जी। उस स्पिरिट को, यूरोप को तो विवेकानंद ने बहुत पहले बताया था कि भारत की जो आत्मा है, भारत का जो स्पिरिट है, वो उसका धर्म है। उस धर्म में आर्थिक विकास भी है और उसका आध्यात्मिक विकास भी है, उसका मानसिक विकास भी है। बहुत सही, बहुत विकास के साथ जी। यूरोप ने 400-500 वर्षों में जो सभ्यता दृष्टि विकसित की, वो एक रिएक्शन में विकसित हुई, एक प्रतिक्रिया में विकसित हुई। बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे आनंद जी? करने के साथ नहीं हुई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं जो डॉक्टर साहब ने कहा, जी डॉक्टर जी शफी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। जी और जी। जो शैल दीदी की चिंता है वो अपनी जगह सही है, लेकिन देखिए जब किसी भी चीज का अतिरेक होगा तो वो तो ठीक नहीं है। जो हम बिल्कुल ये ठीक है कि हम आधुनिकता जिसे समझ बैठे हैं, दरअसल वो आधुनिकता है नहीं, ये तथाकथित आधुनिकता वाली बात है। और हम हमारी जो अपनी सारी की सारी चाहे परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, हमारा भारतीय मानस, हम चाहे जितने आधुनिक हो जाएं उससे हम कहीं दूर हो ही नहीं सकते हैं। हमारी जीन्स में, जिसको कहते हैं ना, जेनेटिक्स में, डीएनए में घुसा हुआ है, बसा हुआ है। और ये जरूर है कि जो लोग अति आधुनिक हुए हैं या जो विखंडन की बात हो रही है, उत्तर आधुनिक हुए हैं, आप देखें वहां सब कुछ विखंडन है, कुछ बचा हुआ है ही नहीं, शेष है ही नहीं। और यह जो उत्तर आधुनिकता है या जो भौतिकता का अतिरेक है, मैं तो देखता हूँ यहाँ, शैल दी आप वहाँ देखती होंगी कि सारी सुविधाएं होते हुए भी शायद वह जो मानसिक शांति है वो वह नहीं है नहीं कहीं है भी। उन व्यक्तियों एकदम के सही पास। कहा आपने, वह बहुत जो सही। आत्मिक और आध्यात्मिक शांति है वह नहीं है, उससे ये लोग दूर हैं। और जिनके पास यह नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। आप बिल्कुल देखें वे देश जिनके पास बहुत अभाव है, जब हम उनका संतोष का इंडेक्स देखते हैं तो वो बहुत ऊपर है, जबकि वो अभावग्रस्त देश हैं, छोटे छोटे देश हैं। मैं एशिया के देशों की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो तमाम सारे देश हमारे एक शहर की भी आधी जनसंख्या के नहीं है, लेकिन एशिया में भी जहाँ बहुत सारे अभाव हैं वहाँ संतुष्टि का ग्राफ बिल्कुल ऊपर है। आप देखें ना, भूटान हमसे बिल्कुल सटा हुआ, वो सब भारत के आसपास के देश हैं। भूटान जैसा देश जहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की नहीं जाती, जीडीपी की बात नहीं करते हैं, वे बात करते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस की, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। और वह हैप्पीनेस निश्चित रूप से हम देखेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से वहां भौतिकता की बहुत अधिक कमी है, लेकिन हैप्पीनेस का इंडेक्स वहां बहुत ऊंचा है। इसी तरह संतुष्टि का ग्राफ अन्य देशों में भी बेहतर है। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है, चना चबाना गंग जल जो पूर्व करतार, और काशी की बार बार चर्चा आ जाती है, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। तो यह जो बात है कि बहुत जो संतुष्टि का हम लोगों के यहाँ जो बात चाहे साहित्य में कही गई है, चाहे सूक्तियों में कही गई है, चाहे किसी भाषा में कही गई है, वह यही है कि आपके पास जो कुछ है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, मुझे याद आ गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी ये जी जी। तो तो ये है वाली कि बात है, बिल्कुल। हम लोग जो हमारा भारतीय मानस है वह जी संतुष्टि को कहीं अधिक महत्व देता है। अब सबके अलग अलग ग्राफ हैं, लेकिन हम जब पूरे समाज की बात करते हैं तो हम देखें कि लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हम जो है हमारे पास ठीक है, हम अपनी जगह बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और यह हमारे पूरे साहित्य में उभर करके भी आती है, हमारी पूरी संस्कृति में उभर करके कहीं आती है। जी, आप क्या कहेंगी कुमुद जी? ये मुझे बताइए कि अभी हमारी जो चर्चा है कितने समय के लिए और चलनी है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी बात रखूं। नहीं, चर्चा और 20 मिनट चल सकती है, अगर किसी को अच्छा, जल्दी ना हो तो। मतलब 8:30 तक हम आराम से कर सकते हैं, जी, लेकिन जी, शायद जी। आनंद भाई की कोई दूसरी मीटिंग है। ठीक ठीक है, मैं अपनी बात कहती हूँ। कुछ बातें तो जो चर्चा हुई उससे जोड़ करके मैं कहना चाह रही थी। जी जी जी। कि अभी एक बात आई थी कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जी जी। और साहित्य में भी इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाकर के देखें, जो वेब सीरीज आ रही है उनमें अगर आप देखें तो मैं एक गोली सेकंड आपको बीच में टोक रही हूँ कुमित जी, जी। क्षमा करें। आनंद भाई, अगर आपको लगे कि आपको जाना है तो आप मुझे बता देंगे। आनंद जी,
से बात करें। जी कुमुद जी बोलिए। जी, तो उसमें आप देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, और वही टेलीविजन आपके बच्चे भी देख रहे हैं घर में, तो वो किस तरह की भाषा सीख रहे हैं, ये लगातार चिंता के विषय हैं। भाषा को लेकर जिस संस्कृति को उसमें दिखाया जा रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति की अभी बात हुई, तो ये जो साहित्य में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है, तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो रचनाकार हैं, मैं बहुत सारे रचनाकारों को देखती हूँ कि उनको बहुत जल्दी है लोकप्रिय होने की, और लोकप्रियता का शॉर्टकट उनके लिए ये है कि आप जो है एक ऐसा कैप्सूल रख दीजिए, मार्केट ओरिएंटेड राइटिंग। तो मार्केट ओरिएंटेड राइटिंग जो हमें बहुत आकर्षित कर रही है, तो जल्दी आप लोकप्रिय हो सके, इसके लिए उनको ये मालूम नहीं है कि इससे जितनी जल्दी आप चर्चित होंगे, विवादित होंगे, लेकिन उतनी ही जल्दी आपका जो साहित्य है वो स्थायी नहीं हो पाएगा। तो आज साहित्यकार मेहनत नहीं करना चाहता है, उसे लगता है कि बाजार के मुहावरों से वो चर्चित हो जाए। ये एक पॉइंट है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। दूसरी चीज, हम बार बार बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विखंडन की तरफ है और जो आधुनिकता कहाँ जा रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक जो उपभोक्तावादी संस्कृति का एक जो कह लीजिए कि जो असर है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन इसका एक पहलू मैं बराबर देखती हूँ कि एक थोड़ी समय के बाद, एक उम्र बीत जाने के बाद, मैं देख रही हूँ कि लोगों में अपनी संस्कृति की पहचान के लिए उनमें एक व्याकुलता मुझे नजर भी आती है, और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य आपका खत्म हो रहा है, ये चिंता भी मुझे बहुत सारे मंचों से और बहुत सारे समूहों से वहां दिखाई देती है। तो हमारी जो संस्कृति है, जिसका जन्म अगर आप देखें वो संघर्षों से आगे बढ़ी है, सामंजस्य के बीच से एक प्रवाह है वो आगे बढ़ी है, और हमारी संस्कृति अगर आप देखें तो अपने आप में जो हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया में सामाजिक, मानवीय जो राष्ट्रीय सरोकार है, उन्हीं से हमारा साहित्य भी जुड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें है, और हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया में क्या है, जिसकी बात हम लोक की बात आज कह रहे हैं, तो हम मैं ये कहना चाहूंगी हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया में जिसकी बात मैंने की, तमाम तरह के सरोकार हैं, और ये सरोकार ही व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हैं, व्यक्ति को लोक से जोड़ते हैं, और व्यक्ति को पूरी समष्टि से जोड़ते हैं। और ये बड़ी पवित्र भावना है जो आपको दिखाई देती है। हमने कहा कि जो आज की जो अवधारणा है, जिसको हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी का जो मनुष्य है और बहुमंडलीकरण की से जो एक बाजार आपके सामने आया है, तो हम आज जो है हमारे यहाँ आप देखिए कि हमारे यहाँ तो ये था कि साईं इतना दीजिए जालने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। लेकिन आज तो ये मनुष्य हम मनुष्य अपने में व्यक्ति केंद्रित हो गया है, जिसमें कि वो सृष्टि का सहचर नहीं है, बल्कि वो सृष्टि का उपभोक्ता हो गया है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसकी भावना हमें साहित्य में दिखाई देती है, अगर आप देखें तो वो एक ऐसा साहित्य आज भी आपको मिलता है जो असंख्य असंख्य रिश्तों में बंधा हुआ साहित्य है, आपको बांधने वाला साहित्य है, जहाँ प्रेम की उदात्त भावना भी आपको मिलेगी, जहाँ श्रम का सौंदर्य भी आपको मिलेगा, जहाँ तप का सौंदर्य भी आपको मिलेगा। तो जहाँ हमारे रचनाकार लगातार जो है जोड़ने वाली सरणियों का वर्णन करते हैं। जैसे कि मैं याद करना चाहूंगी, एक मुझे धर्मी भारती की पंक्तियां कुछ याद आ रही हैं, जिसमें एक बात कही गई कि एक जगह जब आप बहुत टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, तो ये कहते हैं कि क्या हुआ दुनिया मरघट बनी, क्या हुआ दुनिया मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है, हो गई हैवानियत की इंतहा, आदमियत की अभी आगाज बाकी है। तो जो साहित्य वही है जो आदमियत की आवाज लगाता है और मनुष्यत्व की रक्षा का संकल्प लेकर के चलता है, और वही मनुष्यत्व की रक्षा जो है हमारी संस्कृति भी लगातार करती है। हम एक अच्छा साहित्य रचते हुए, जो साहित्य आपकी भारतीय संस्कृति से जुड़ता है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो उत्सव धर्मी चेतना का संवहन करता है, तो हम देखिए पूरी संस्कृति की एक परिभाषा आपको रची हुई साहित्य में मिलती है। अज्ञे के साहित्य को आप पढ़ें, निर्मल वर्मा के आप साहित्य को पढ़ें, भवानी प्रसाद मिश्र को आप पढ़ें, तो आपको लगेगा कि आपको संस्कृति की परिभाषा पढ़ने के लिए किसी गद्य की, मतलब किसी इस तरह के ग्रंथ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप उस साहित्य से ही संस्कृति को समझ सकते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का नाम अभी आनंद जी ने लिया, इन सबको पढ़ करके देखिए आप,
तो आपको लगेगा कि कैसे हमारी भाषा, साहित्य और संस्कृति के साथ एक रिश्ता है, कैसे हम लोक से ही नहीं पूरे विश्व से हम किसे, क्योंकि लोक में तो सब कुछ समाहित है, किस तरह से हम उससे जुड़े हुए। तो मुझे तो ये लगता है कि तमाम तरह की चुनौतियां भले ही हों, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ इस तरह का साहित्य रचा जा रहा है तमाम चुनौतियों के बीच भी, कि जो साहित्य जो है हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी कर रहा है और मनुष्यत्व को बचाने की एक ललक, एक बेचैनी भी उसके भीतर मुझे नजर आती है। मैं बहुत निराश नहीं हूँ तमाम बाजारवाद के मुहावरों के बावजूद। क्या बात है, बहुत सही है, बहुत सुंदर बात है, और वो निराश होना भी नहीं चाहिए। आनंद जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा अभी। जरूर जरूर। इस बात को कुमुद जी ने कहा जी कि लोक और संस्कृति और साहित्य ये सारी चीजें जैसे जुड़ी हुई हैं। आज जी। यम द्वितीया का व्रत है जिसको ओके। ज्यूतिया भी कहा जाता है। जीतिया, हाँ और बिल्कुल। उसमें आप देखें, मुझे याद है कि पूर्वांचल में जो स्त्रियां होती हैं जब वो यम द्वितीया का व्रत जी। करती हैं तो वो एक गीत गाती हैं, संदेश देती हैं और चील से कहती हैं कि जाके राजा रामचंद्र से कहिए भोजपुरी में कि फलाने का माई भूखल हो है, इनकी माँ भूखी है। और वो इसलिए कहती हैं क्योंकि उनको ये विश्वास है कि चील बहुत ऊपर उड़ती है और इसकी सीधे पहुंच राजा रामचंद्र तक है, तो वहां वो जाकर के कह सकती है। ये हमारा लोक है कि कैसे प्रकृति से मनुष्य जुड़ा हुआ है और उस प्रकृति के उस दूसरे जीव के माध्यम से वह अपना संदेश पहुंचा रही है। एक ओर मेघ से कालिदास संदेश पहुंचाते हैं और दूसरी ओर वह स्त्री उस ऊपर उड़ने वाली चील से, जो कि बहुत ऊपर, वो जानते हैं कि इसकी पहुंच ऊपर तक है, तो वो जाकर के रामचंद्र से कहें कि इनकी माँ भूखी है। ये हमारा लोक है, यहाँ से हमारे साहित्य को रस प्राप्त होता है। बस यही कहना चाह रहा था और मैं आप सबसे अनुमति लेना चाहूंगा। मुझे हाँ नहीं, हम इसे बैठक अब में जाना है। समाप्ति भी करेंगे। मैं आपका वही देख रही थी कि आपका समय हो रहा है। सुषमा सिंह जी ने हाथ उठाया। सुषमा सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या हम इस कार्यक्रम को अब यहाँ पर समाप्त करें? जी नमस्ते कुमुद जी। जी नमस्ते। नमस्ते। अभी आपने ओटीटी की बात की, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी संस्कृति उस पे जो बातें दिखाई जाती हैं, जो भाषा दिखाई जाती है, तो धीरे धीरे तो हमारे बच्चे जो हैं, आने वाली जनरेशन है, वो उससे जुड़ती जा रही है। कहीं हम अपनी संस्कृति से छूटते जा रहे हैं बच्चे, तो कब तक हम इस संस्कृति को बचा के रख पाएंगे इस तरह से? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह धीरे धीरे हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है? देखिए, जब इस तरह की बात आ रही है सामने तो उसकी चिंता भी पैदा हो रही है। और अगर आप पत्रिकाएं उठा करके देखें तो लगातार इस पर लंबे लेख लिखे जा रहे हैं, इसके विरोध में आवाजें उठ रही हैं, ऐसा नहीं है। और जब इस तरह की बात होती है, मंथन होता है, तो उसके बीच से रास्ता निकलता है। तो हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। और नियंत्रण की बात भी की जा रही है कि इस पर जो है देखा जाना चाहिए। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमारे जैसे लोग आवाज उठाएं, आप इस तरह के मंच आवाज उठाएंगे तो वो गूंज बहुत दूर तक पहुंच सकती है। हमें अपनी ताकत पे भरोसा होना चाहिए कि जो भी गलत चीज होगी उसको जरूर रोकने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि अपने बाजुओं पे भरोसा होना चाहिए। शैलदी, हाँ शैलदी बोली। मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि भाषा हो या साहित्य, जिसमें जैसा कि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा था, सम्यक अर्थ होना चाहिए। सम्यक यानी सबके हित का और सबके लिए। वही जिंदा रहेगा और वही जिंदा रह पाएगा और वही जनहित भी कर पाएगा, जो सबको लेके चलेगा, सबके हित में होगा। बस बहुत बहुत आज की चर्चा बहुत बहुत सुंदर चर्चा रही। इंदु जी मैं बीच में आपको रोक रही हूं। जरूर बोलिए कुमुद जी, जरूर बोलिए। बहुत सारे मंचों पर मैं रहती हूँ, हम सभी रहते हैं, आनंद जी और जो रजनीश जी हैं वो तो लगातार मुझे लगता है हर रोज ही किसी ना किसी मंच पे रहते हैं। लेकिन आज बहुत आनंद आया, सचमुच बहुत आनंद आया। जो लंबे लंबे भाषण होते हैं, मतलब आधा घंटे की, और जिस तरह से चर्चा हुई और बहुत सार्थक चर्चा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी। आपके ये जो स्नेह वाले वचन है, इसके कितने मुझे उत्साहित कर रहे हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन आज की ये जो चर्चा थी, जो हमने विषय चुना था, मैं कहूँ कि हम सब ने मिलकर के इस विषय को चुना था। शैलदी ने मुझे बताया भाषा, संस्कृति और साहित्य अपने आप में इतना गूढ़ विषय था। लेकिन इस गूढ़ विषय को जिस तरह से पहले सवाल से ही, जैसा कि
रजनीश जी ने जिस तरह से उसको सरल कर दिया, कठिन सवाल को सरल कर दिया और इन तीनों के अंतर संबंध को बताया, और उसके बाद आनंद जी ने अपने बहुत ही सरल शब्दों में उसको विस्तारित करते हुए हमारे साहित्य को लेकर के सारी चर्चाएं की। और कुमुद जी, आपने आधुनिक भारत की एक तस्वीर खींचते हुए उसमें एक जो प्रेरणा के तत्व हो सकते हैं, जो मानवीयता के तत्व हो सकते हैं, जो आगे प्रगति के तत्व हो सकते हैं, उसको आपने कहीं ना कहीं आप उसको पिरोने की कोशिश कर रही हैं। मतलब आपने जो अंत में जो धर्मवीर भारती की जो कविता सुनाई, मैं कहूँ कि वो दो लाइनें ही आपकी पूरे सार को समाहित करती है कि आप में आज भी उतना साहस और उतना उत्साह है कि नहीं, हम कुछ तो कर ही लेंगे। और रजनीश जी की बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि कोई पुराना होने से ही नया अच्छा नहीं हो जाता और नया होने से ही खराब नहीं हो जाता है। मतलब एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और उसमें जो कहा जाता है कि सार सार को गही रहे थोथा ले उड़ाए, तो वो वाली चीज से ही जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इन तीनों का समन्वय कितनी अच्छी तरह होता है। और उसमें शैल दीदी की चिंता और शैल दीदी की जो बात है कि मानव में धर्म और भाषा के प्रति भी जो उनकी चिंता की जो शब्दों का आज इस्तेमाल हो रहा है, निश्चित ही वो जो इस्तेमाल, जैसा कि आपने कहा, वो बाजारवाद के लिए हो रहा है, लेकिन उसको हम कहीं ना कहीं साहित्यकारों का भी मुझे लगता है बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे बाजारवाद के लिए, ऐसे शब्दों के लिए कहीं ना कहीं उसको जो है देखें और उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाएं, या कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ अपने विवेक से काम लें। और अगर विवेक से काम लेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं साहित्य को एक अच्छी धारा मिलेगी। और ये बहुत सुंदर ढंग से मुझे आज क्लियर हुआ कि भाषा, संस्कृति और साहित्य कैसे एक तीनों की कड़ी बनते हुए अनुनासित होती है। ये इसके लिए मैं आप सबों का बड़ा हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सारी चीजें मेरे सामने भी स्पष्ट हुई, तो निश्चित ही सुनने वालों के सामने भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुई होंगी। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ आज के इस मंच से, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और कल हमारे इस हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह है, जिसमें कि हम आप सभी को आभार पत्र भी जरूर देना चाहते हैं। अगर आप लोगों के पास समय हो, थोड़ी देर जुड़ सकें, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों को आमंत्रण पत्र भेजें। किसी का वो चल रहा है और ओके, तो इसलिए मैं आप सभी को एक बार फिर से, रजनीश भाई आपको भी, आनंद भाई आपको भी, और कुमुदी आपको भी, और शैल दी जो जिन्होंने कि पूरा ये प्रारूप और पूरा ये मंच ही हमारा मंच सजाया है, उनके लिए कुछ भी कहूँ तो कम है कि आज मुझे इतने सुंदर विशेषज्ञों से और वक्ताओं से आज मेरा परिचय कराया और इतना सुंदर ये मंच सजा। और बहुत सुंदर बातें, बल्कि आप लोगों की बातें इतनी गहरी भी थी कि मुझे लगता है मैं 2-3 बार उसे सुनूंगी, तब जाकर के कहीं वो अंतर, जिसको बोलते हैं ना, अंतर मन में जाकर के कहीं गहरे उतरेंगी और उसके अनेक नए नए अर्थ खुलते जाएंगे। तो आप लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबको नमस्कार। सभी को नमस्कार। बहुत 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 ही अच्छा लगा। आज की चर्चा